ख्वाब, दवा, जहर, जाम, क्या क्या है। मैं आ गया हूं, बता इंतजाम क्या क्या है। नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं प्रतीक त्रिवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम वो था सीरीज का दूसरा एपिसोड लेके आए हैं। आज जिस कलाकार की हम बात करने वाले हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है। आप में से कई लोग शुरू की पंक्तियों से ही समझ गए होंगे कि किसकी बात हो रही है। यूं तो सारी दुनिया के हैं, बस कहने को इंदौरी है। जी हां दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्वर्गीय राहत इंदौरी साहब की। एक बहुत बड़ा लेखक, एक बहुत ही बड़ा शायर। 1 जनवरी सन 1950 इंदौर के रिफतुल्ला कुरैशी और मकबूल उन्निसा बेगम की चौथी संतान ने जन्म लिया, जिसका उन्होंने नाम रखा राहत कुरैशी। जी हां दोस्तों, उनका नाम था राहत कुरैशी। आप सब उनको राहत इंदौरी के नाम से जानते हैं क्योंकि वो इंदौर में पले बड़े, इसलिए एज अ टोकन ऑफ रिस्पेक्ट उन्होंने अपने नाम के पीछे इंदौरी लगाया था। ऐसे बहुत से शायर करते हैं। आप सब वसीम बरेलवी के नाम से वाकिफ होंगे, उन्होंने भी ऐसे ही अपने नाम के पीछे शहर का नाम लगा रखा है। तो बहुत गरीबी में कटा इनका बचपन। इनके पिताजी जो थे वो एक कपड़ा मिल में वर्कर थे। ये बताते थे कि जब ये सोते थे बचपन में तो छप्पर से आसमान दिखता था। आप गरीबी का अनुमान लगा सकते हैं कि छत भी नहीं थी सर के ऊपर। फिर इन्होंने स्कूलिंग कहां से की? इन्होंने अपनी स्कूलिंग करी नूतन स्कूल इंदौर। पर क्योंकि घर के हालात सही नहीं थे तो कुछ काम भी करना बहुत जरूरी था। अब 5 बच्चे रिफतुल्ला साहब के, राहत साहब के 2 भाई और 2 बहन, सबका गुजारा चलना था। तो राहत साहब ने पेंटिंग करनी शुरू करी। पेंटिंग ऐसी नहीं जो एम.एफ. हुसैन करते थे, पेंटिंग जो दीवारों पे आप देखते हो, साइन बोर्ड जो देखते हो, एड जो देखते हो। और ये इतने निपुण थे इस कला में भी कि इनके लिए लोगों को 1-1 महीने इंतजार करना पड़ता था। इनके नंबर लगते थे कि राहत साहब कब फ्री हो और कब हमारा साइन बोर्ड बनाए। तो राहत साहब ने एक बार एक इंटरव्यू में खुद ही कहा था कि मेरे अंदर एक शायर और एक पेंटर दोनों हैं और कभी भी इनमें झगड़ा नहीं हुआ। पर एक समय के बाद शायर ने ललकार लगा दी कि अब सिर्फ मैं रहूंगा और इस दिमाग पे, इस सोच पे सिर्फ और सिर्फ मेरा ही हक है। फिर राहत साहब कॉलेज गए। उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन करी। उन्होंने ग्रेजुएशन करी करीमिया कॉलेज से, ये भी इंदौर में ही है। इसके बाद ये एमए करी इन्होंने उर्दू लिटरेचर में। काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे। एमए उर्दू लिटरेचर। और ये कहां से करी? ये करी इन्होंने बरकतुल्लाह यूनिवर्सिटी भोपाल। उसके बाद इनका पढ़ाई से मन नहीं भरा। अब इन्होंने पीएचडी करी। देख रहे हैं, डॉक्टरेट, डॉक्टर राहत इंदौरी। तो इन्होंने अपनी पीएचडी करी भोज यूनिवर्सिटी से और वो करी सन 1985 में। तो सन 1973 में ग्रेजुएशन, सन 1975 में पोस्ट ग्रेजुएशन और सन 1985 में इनकी पीएचडी कंप्लीट हो गई। इनकी थीसिस का नाम था उर्दू में मुशायरा। अपनी पीएचडी के बाद राहत साहब ने इंद्र कुमार कॉलेज में उर्दू लिटरेचर पढ़ाई। इसके बाद इनकी शादी हुई सन 1988, 1988 एक बहुत बड़ी शायरा से, अंजुम रहबर। शायद आप में से कई लोग उनको जानते भी होंगे। पर
इनकी शादी ज्यादा समय तक चल नहीं पाई और इनका डाइवोर्स हो गया 1993 सन 1993 में ये दोनों अलग हो गए। फिर इनकी शादी हुई सीमा राहत से और इनके 4 बच्चे भी हैं। राहत साहब सिर्फ पेंटिंग और शायरी में ही नहीं, कहीं ना कहीं स्पोर्ट्स में भी बहुत एक्टिव थे। इसीलिए अपने स्कूल और कॉलेज डेज में ये अपनी हॉकी और फुटबॉल टीम के कैप्टन तक रहे हैं। चलिए बात करते हैं अब इनकी शायरी के बारे में। आखिर बहुत बड़े शायर हैं तो क्यों ना इनकी शायरी के बारे में कुछ बातें की जाए। राहत साहब कहते थे कि एक शायर को थोड़ा पागल, थोड़ा दीवाना, थोड़ा अड़ियल और थोड़ा सा बदचलन होना चाहिए। मतलब बिल्कुल ही अलग सोच थी राहत साहब की। अब मैं चाहूंगा कि उनकी शायरियों की कुछ कुछ लाइनें मैं आपके सामने पेश करूं, तो दीजिएगा समय अपना। राहत साहब कहते थे कि राज जो कुछ हो, राज जो कुछ हो इशारों में बता भी देना, हाथ जब उनसे मिलाना दबा भी देना। तो मतलब ये इनकी एक खासियत थी, मैंने इनको लाइव देखा है। तो ये क्या कहते थे कि जो मैं दिखने में होऊंगा 60, 65, 70 साल का, लेकिन मैं भी कभी जवान हुआ करता था। और हमेशा कॉलेजेस में जाके कहते थे कि जो मैं शायरी कर रहा हूं ना, ये इस पे बुजुर्ग लोग अमल ना करें। तो मतलब अलग ही मिजाज था, रंगीले मिजाज के व्यक्ति थे। एक और शायरी की कुछ 2 पंक्ति में पेश करता हूं आपके सामने कि मेरे हुजरे में नहीं, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, मेरे हुजरे में नहीं और कहीं पर रख दो, आसमां लाए हो, आसमां लाए हो ले आओ, समी पर रख दो। तो कितने ज्यादा बोल्ड थे। और बोल्डनेस तो आपको इनकी तब दिखेगी कि इनसे नेता डरते थे। इनकी एंट्री रोक दी गई थी लाल किले में, क्योंकि जहां ये मुशायरा कर रहे होते थे नेता उठ के चले जाते थे, ये मुंह पे ही उनकी बेइज्जती कर देते थे। तो ऐसी ही कुछ शायरियां थी, मैं आपके सामने पेश करूंगा कि जो नहीं होगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, जो नहीं होगा अखबार में आ जाएगा, चोर उचक्कों की करो कद्र, चोर उचक्कों की करो कद्र, क्या पता कौन कब किस सरकार में आ जाएगा। तो ऐसी ऐसी तो बातें करते थे कि सच बोलेंगे और वो भी मुंह पे। तो कहीं ना कहीं नेता इनसे दूर भागते थे। इनके अंदर देशभक्ति की भी कमी नहीं थी। इन्होंने अपनी देशभक्ति के ऊपर भी मतलब कुछ लाइंस लिखी हैं, उनमें से मुझे जो पसंद आई मैंने सेलेक्ट की हैं और मैं आपके सामने पेश करूंगा। तो सुनिएगा कि ये तो आप सबने सुनी होगी पक्का, खासकर जब सीए एनआरसी के ऊपर इतना विरोध चल रहा था तब तो कुछ ज्यादा ही फेमस हो गई थी ये कि सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, सभी का खून है शामिल यहाँ की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़े ही है। तो ये कुछ ज्यादा ही फेमस हो गया था उस समय क्योंकि कंट्रोवर्शियल था ये। ऐसे ही इन्होंने कहते हैं कि हम अपनी जान के दुश्मन को, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। तो मतलब इनकी सारी आप शायरियां पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या ही व्यक्ति हैं। और इनकी शायरी से ज्यादा इनके बोलने का अंदाज बहुत ही अलग और बहुत ही खूब था। तो ऐसा मैंने तो कभी देखा नहीं। मतलब मैंने बहुत शायर को सुना है, मतलब बहुत सारे, पर फिर भी राहत साहब का जो स्टाइल है ना, मुझे नहीं लगता कि किसी भी शायर में है। राहत साहब इतने रंगीले मिजाज के थे कि उनकी शायरी से ही दिखता है। एक और शायरी में पेश करूंगा कि किसने दस्तक दी, किसने दस्तक दी, दिल में कौन है, आप तो अंदर हैं,
बाहर कौन है। तो मतलब अलग ही शायरी है इनकी। ऐसे ही इनकी एक शायरी थी, मतलब वो बहुत डीप है, मतलब अगर आप समझ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। मैं पेश करता हूँ कि मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। मैंने अपनी खुश्क आंखों से लहू छलका दिया। एक समंदर कह रहा था मुझे पानी चाहिए। तो ये एक और बात कहते थे, ये कहते थे कि अगर आपको कोई शायरी समझ ना आए तो ये मत समझना वो शेर खराब है। अगर आपको कोई शायरी समझना है तो ये मत समझना कोई शेर खराब है, क्योंकि जो आपको पसंद आएगा वो तो अच्छा होगा ही, पर जो आपको समझ नहीं आएगा वो और भी अच्छा होगा। तो ऐसे तो किसी को भी खड़े खड़े मतलब बेइज्जत कर सकते हैं, खड़े खड़े उनको पानी पानी कर दें, ऐसे व्यक्ति थे राहत जी। इन्होंने अपने को शायरी तक ही सीमित नहीं रखा, इन्होंने बॉलीवुड में भी अपने हाथ आजमाए। इन्होंने ऐसे ऐसे गाने लिखे हैं ना जो आप सबने बहुत सुने होंगे, पर आपको ये नहीं पता वो राहत साहब के गाने हैं। ऐसे ही कुछ गाने मैं आपके सामने अभी पेश करूंगा, तो सुनिएगा कि तुमसा कोई प्यारा कोई मासूम नहीं है, क्या चीज हो तुम खुद तुम्हें मालूम नहीं है। खुददार मूवी का ये गाना राहत साहब ने लिखा है। नेक्स्ट, दिल को हजार बार रोका रोका रोका, मर्डर मूवी का ये बेहतरीन गाना भी इन्हीं के द्वारा लिखा गया। मुन्ना भाई मूवी के गाने, मुन्ना भाई के 3 गाने ऐसे हैं जो इन्होंने लिखे, जिसमें से इनका उसका टाइटल ट्रैक एम बोले तो इनके द्वारा लिखा गया। देख ले आंखों में आंखें डाल देख ले, ये जिमी शेरगिल के ऊपर जो गाना फिल्माया गया वो भी इन्होंने लिखा। और जो ग्रेसी सिंह के ऊपर एक गाना है कि छन छन छनन छन 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 मन गाए क्यों, ये भी इन्होंने ही लिखा। उसके अलावा एक और गाना जिसका भी रीमेक वर्जन बहुत चला था, भूमरो, तो मिशन कश्मीर का ये गाना भी इन्होंने ही लिखा। ऐसे ही इश्क मूवी देखी होगी आप लोगों ने, इश्क मूवी जिसमें अजय देवगन, आमिर खान, जूही चावला, काजोल है, ये मूवी आपने देखी जरूर होगी। इसमें इसका बहुत ज्यादा फेमस गाना है, नींद चुराई मेरी किसने ओ सनम तूने, ये भी इन्होंने लिखा। और चोरी चोरी जब नजरें मिली, करी मूवी का ये गाना भी इन्होंने ही लिखा है। इन्होंने अन्नू मलिक साहब के साथ बहुत काम किया है, मतलब इनके अधिकतर गानों का म्यूजिक अन्नू मलिक ने ही दिया है। और आपको लग रहा होगा कि ये तो सिर्फ लिखते थे, ना जी ना। दिलबर मूवी 1994 की दिलबर मूवी में एक सीन है जिसमें जेल में खड़े होकर इन्होंने शायरी भी बोली है। तो भाई फिल्मों में ऑन स्क्रीन भी आ गई है, तो मतलब कोई काम छोड़ा नहीं इन्होंने। अभी तक आपने क्या क्या देखा, ये पेंटर थे, इन्होंने शायरियां लिखी हैं, इन्होंने गाने लिखे हैं, इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। अब मैं आपको कुछ बुक्स के नाम और बता देता हूं जो इनके द्वारा लिखी गई। बहुत कम लोग जानते हैं इन्होंने बुक्स भी लिखी हैं। एक बहुत फेमस बुक है जिसका नाम है रुत, तो जितने बुक वॉर्म्स होंगे या हिंदी बुक रीडर होंगे वो कहीं ना कहीं इन बुक्स के बारे में जानते जरूर होंगे। रुत, 2 कदर और सही, मेरे बाद, चांद पागल है, धूप बहुत है, मौजूद, नाराज। तो कहीं ना कहीं आप इनके नामों से ही समझ जाइए कि क्या ही व्यक्तित्व था इनका, क्या ही दबंग चीजें लिखी हैं इन्होंने। और अब मैं एंड करना चाहूंगा उस शायरी के साथ जो शायद टिकटॉक स्टार्स ने फेमस कर दी, और जितने भी दिल टूटे वाले होंगे ना
सब ने कहीं ना कहीं वो शायरी बोली है आज की डेट में। सन 2018-19 के बीच ये शायरी बहुत फेमस हुई कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। लोगों ने बाइक के पीछे, बाइक के आगे तक लिखवाया है ये तो। इवन मैं आपको बताऊं, मेरा एक खुद का दोस्त है, मेरे मित्र हैं, हम कुरुक्षेत्र में साथ थे, तो उन्होंने भी अपनी बाइक पे लिखवा रखा था कि बुलाती है मगर जाने का नहीं। पर आप ये सुन के आपको जरूर आश्चर्य होगा कि इस शायरी का लड़की से कोई लेना देना नहीं है, पर क्योंकि आज की जनरेशन सिर्फ प्यार मोहब्बत में डूबी पड़ी है तो उन्होंने इसको लड़की से रिलेट कर दिया। इसकी जो असल लाइनें हैं वो मैं आपको बताता हूं कि बुलाती है मगर जाने का नहीं, बुलाती है मगर जाने का नहीं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, इधर जाने का नहीं। मेरे बेटे किसी से इश्क कर, किसी से इश्क कर, पर हद से गुजर जाने का नहीं। तो ये जहां जाने की बात हो रही है वो इस दुनिया में जाने की बात हो रही है। ये दुनिया जो है, इस दुनिया से दूर रहो, इनकी मक्कारियों से दूर रहो, लेकिन हमें तो इश्क मोहब्बत से ही मतलब है। तो इन ऑल हम देखें, बहुत ही बड़ी फिगर थे राहत साहब और इन्होंने अपने जीवन में सब काम किया है। ये जॉन एलिया से लेके कोई भी ऐसा शायर नहीं होगा जिन्होंने इनकी तारीफ ना करी हो। ऐसे ही कुछ शख्सियत रही है इनकी। आप भी कमेंट बॉक्स पे जरूर बताएं कि आपको राहत साहब की कौन सी शायरी सबसे ज्यादा पसंद है, क्योंकि 11 अगस्त 2020 को ये भी कोरोना के चलते हमको छोड़ के जा चुके हैं और जो सफर इंदौर से शुरू हुआ वो इंदौर में ही खत्म हो गया। थैंक यू, आप लोगों ने मेरे को अब तक इतने ध्यान से सुना। मेरी जो कमियां हैं वो जरूर बताइएगा और आपको जो भी चीज अच्छी लगी जरूर कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।